हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। पहले हम आज जो हमारा विषय है वो राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का सेकंड ईयर का सेकंड जो पेपर है अपना, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ और उसमें नोट्स भी मैं डाल चुकी हूँ। आपके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे या मिल चुके होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारे पास एक टाइम लिमिट है। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में आपको मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और वीडियो भी आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। देखिए, प्रस्तावना के बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, उसको हम एक बार दोबारा बाद में देख लेंगे। प्रस्तावना के साथ ही उसकी विशेषताओं का पूरी व्याख्या हमने कर ली थी। और आज जो अपना टॉपिक है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, या भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक है या संघात्मक है। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये है कि शासन व्यवस्था को अगर हम शक्तियों के बंटवारे के आधार पर देखें तो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हमारे सामने आती हैं। एक है एकात्मक और दूसरी है संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि उसके शब्द से ही हमें इंगित हो रहा है, एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र के हाथ में होती हैं, अर्थात एक ही जगह एकत्रित होती हैं और समस्त शक्तियों का जो एकीकरण है वो केंद्र के पास होता है। संघात्मक व्यवस्था वो होती है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है या शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। चूंकि भारतीय संविधान में जैसा इसको कहा जाता है कि इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये एकात्मक होते हुए भी संघात्मक है, या भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में या कभी कभी जो है वो एकात्मक के रूप भी धारण कर लेता है, एकात्मकता का भी रूप धारण कर लेता है। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की संविधान की विशेषता है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इस संदर्भ में हमारे पास दो पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि भारत अपने आप में एक विशाल देश है जिसकी सारी शक्तियों का एक ही जगह केंद्रीकरण होना और एक ही जगह से सारी शासन व्यवस्था को केंद्रित करना या शासन व्यवस्था को चलाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था, या कहें कि शासन चलाने में कठिनाइयां पैदा हो सकती थी। इसलिए हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। दूसरी हम महत्वपूर्ण बात इसकी ये ले सकते हैं कि चूंकि भारत में बहुत भाषी, बहुत धर्मी, बहुत जातीय और बहुत संस्कृतीय लोग रहते हैं, सभी लोगों का अपना जो कल्चर है वो बचा रहे, सभी लोगों की भावनाओं की कद्र हो, इसके लिए राज्यों को भी शक्तियां देना बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए भारतीय संविधानवेत्ताओं ने भारतीय संविधान की जो प्रकृति है उसको संघात्मक बनाया है। तो फर्स्ट हमारी जो पहला टॉपिक है जिसको क्लियर हम कर सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है क्या। तो मैंने जैसे आपको बताया कि संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। तो कुछ बिंदु हमारे ऐसे हैं भारतीय संघ में जो उसको संघात्मक ता की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान की तरफ भी ले जाते हैं। हम दोनों का विश्लेषण यहाँ क्रम से करेंगे। अब देखिए, कहीं भी भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि भारतीय संविधान संघात्मक होगा। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। देखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके, जैसे 2 नंबर का आ गया कि भारत राज्यों का संघ है, इसकी क्या परिभाषा है या इसकी क्या इससे आप क्या समझते हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र, संघ, फेडरल, मतलब उसमें संधि या समझौता। फेडरल का मतलब होता है संधि, जैसे लैटिन भाषा के फेडे से बना है फेडरल शब्द, उसका मतलब होता है संधि या समझौता, अर्थात राज्य और केंद्र के बीच संधि या समझौता। लेकिन हमारे यहाँ पर इसीलिए शायद कहीं भी ये नहीं लिखा कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक होगी। यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि एक तो कि भारत इकाइयों के बीच करार का परिणाम नहीं है, मतलब कोई भी राज्यों के बीच या इकाइयों के बीच और संघ के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, और इसीलिए किसी भी राज्य को भारतीय संविधान से या भारतीय शासन व्यवस्था से या केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं है।
इसलिए जैसे कि अमेरिका को है, वहाँ अपना अलग संविधान भी है, वहाँ दोहरी नागरिकता भी है, लेकिन अपने यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे अभी हमने बताया कि अपने यहाँ पे संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। अब हम क्रम से इनकी लक्षणों की व्याख्या करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान संघात्मक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो पहली जो विशेषता, जैसे हमने आपको अभी फर्स्ट बताया था कि संघात्मक की विशेषता क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, संघ के पास सारी शक्तियां नहीं रहती। तो हमारे यहाँ पर राज्यों के और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आप जब संविधान देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो विषय हैं, कानून बनाने के जो विषय हैं, वो 3 सूचियों में डिवाइड किए हुए हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो 97 विषय हैं, जो संविधान में 97 विषय दिए हुए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होगा, अर्थात केवल केंद्र का होगा। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें 66 विषय दिए हुए हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों का होगा। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय दिए हुए हैं। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी हो सकता है और राज्य का भी हो सकता है। अर्थात अगर राज्य और केंद्र में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई विवाद होता है, तो उसमें महत्व जो है वो केंद्र को चला जाता है, मतलब केंद्र की जो डिसीजन है वो महत्वपूर्ण होगा। तो पहली जो विशेषता हुई संघात्मक शासन व्यवस्था की, कि शक्तियों का विभाजन केंद्र सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और समवर्ती सूची के रूप में। अर्थात कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। तो संघात्मक शासन की पहली जो विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। दूसरी इसमें बात आती है कि संविधान की सर्वोच्चता और लिखित संविधान। देखिए, लिखित आपको पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद जो हैं, 12 अनुसूचियां हैं, सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान लिखित है। इसमें क्या हुआ है कि केंद्र का क्या शक्ति होंगी, राज्य की क्या शक्ति होंगी, किस तरह की शक्तियां, किन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, किन पर, सब कुछ हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखित है संविधान। दूसरा है संविधान सर्वोच्च है, अर्थात संविधान से ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं है। संविधान जो है किसी भी कानून की, मतलब एक तरह से हम कहें कि देश में संविधान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। संविधान में जो लिखा गया है वो फाइनल है, और कोई भी कानून संविधान के उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता, अपने यहाँ पर और नहीं कर सकता। इसी के लिए शायद स्वतंत्र न्यायपालिका, इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा कि हमने कहा, लिखित संविधान है, सर्वोच्च संविधान है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखें या संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जो भारतीय संविधान में दी गई है। तो और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे जो न्यायालय है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर भाई संसद, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, लेकिन संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान या संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करती है। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जो संविधान या संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, तो वो उसको अवैध घोषित कर सकती है, अर्थात न्यायालय जो है उसको अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए न्यायालय की सर्वोच्चता यहाँ बनाई गई है, और शायद इसीलिए अपने यहाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल या इस तरह के जो संवैधानिक पद हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं, क्योंकि सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। उसी की रक्षा के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कानून बनाने का अधिकार चाहे हमने संसद को दे दिया, चाहे हमने विधायिका को दे दिया, लेकिन विधायिका के कानून बनाने के अधिकार को हमने कंट्रोल कर लिया न्यायालय के द्वारा। अर्थात संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी अंग को, किसी भी शासन व्यवस्था को या किसी भी शासन के अंग को, चाहे कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो, किसी को नहीं होगा। तो अपने यहाँ पे जो संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी पहली विशेषता क्या है? शक्तियों का बंटवारा, है ना, शक्तियों का विभाजन। दूसरी क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, ठीक है। और फिर उसके बाद है स्वतंत्र उच्च न्यायालय या स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट अपन ये रख सकते हैं
कि राज्यसभा का उच्च सदन होना या उच्च सदन राज्यों का सदन होना। अपने यहाँ पे दो भागों में बंटा है विधायिका को, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं, है ना, चाहे उनका निर्वाचन होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, समझाया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि 50 राज्य हैं और 50 राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अपने यहाँ क्या है कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है, उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं और 50 राज्यों का अपना प्रत्येक का 2-2 का मत है ना। तो प्रत्येक सदन के प्रत्येक उच्च सदन जो है वहाँ का, उसमें 2-2 सदस्य जो है वो राज्यसभा में उसमें उच्च सदन में होंगे, जो प्रत्येक राज्य का 2 प्रतिनिधि होंगे। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, राज्यों का प्रतिनिधित्व तो किया है लेकिन उसकी जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिनिधित्व का विभाजन किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के वो समस्त लक्षण इसमें निहित हैं जो एक संघात्मक व्यवस्था में होते हैं। शक्तियों का पृथक्करण भी है, न्यायालय की सर्वोच्चता भी है, न्यायालय की स्वतंत्रता भी है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान से बढ़कर कोई कानून नहीं है, किसी भी राज्य को संविधान से पृथक होने का अधिकार नहीं है, कोई भी राज्य संघीय सूची पर कोई कानून नहीं बना सकता और ना ही अपने कानून का उल्लंघन कर सकता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक होने का के लक्षण बताते हैं, ये संघात्मक होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपसे कहा है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के लक्षण हैं। तो अब संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक भी है। तो ऐसी कौन कौन से पॉइंट हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मकता की तरफ भी उसका झुकाव मानते हैं, या एकात्मक होने का भी सबूत पेश करते हैं, या भारतीय संविधान के एकात्मक होने के का भी पक्ष लेते हैं। तो इस वीडियो को या एक टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, भारतीय संविधान एकात्मक है या एकात्मक होने के उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।